तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। तो हम किस प्रकार से इसको करेंगे तो देखते हैं। देखिए, इसमें आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दिखा रखे हैं हमें। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। परावर्तक पृष्ठ यदि बाहर की ओर है तो उत्तल दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ यदि अंदर की ओर है तो अवतल दर्पण। यही चीज़ है। रजीकृत फोकस दूरी माना f है, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है। तो उनमें जो संबंध होता है = 1/f। जो ये समीकरण है यही हमारा क्या कहलाता है? दर्पण का सूत्र कहलाता है। अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे हम जो सूत्र है, और उसके बाद जो b' a', क्योंकि उल्टा है प्रतिबिंब आता है, तो ये उसका क्या हो गया? u दूरी हो गई प्रतिबिंब, ये बिंब की फोकस दूरी माना कितना है? f है। तो हम सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अब देखिए, से चलने वाली जो किरण है वो किस प्रकार से आपतित होगी। पहले वाले जो दिखाया जा रहा है कि पहली किरण किस प्रकार से चलती है, जैसे आपकी परावर्तन के नियमों के, एक सीधी जाती हुई फोकस से होती हुई जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, और दर्पण से टकराने के बाद वो क्या दर्शाएगा? हमारा प्रतिबिंब को दर्शाएगा। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें हम आपका कौन सा A, B और C, और दूसरा होगा ये वाला B', A' और C। ये दो त्रिभुज हैं बाय A', B'। ठीक है। CB बाय CB', ये क्या होगा? ये अनुपात में होंगे क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप कैसे मानेंगे हम? देखिए, ये 90 डिग्री का कोण होगा जिसमें बिंब और प्रतिबिंब वाला, और ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो दो कोण आपके बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण यदि हम समरूपता की बात करेंगे तो समरूप त्रिभुज है। तो इसलिए ये दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, हमने लिखा AB बाय, अब वही दूसरा त्रिभुज है। देखो, ABP और A', B', P, A', B' और हमारा क्या आ गया? जो हमने P लिया हुआ है, P कौन सा हो गया? असल में तो G लिया जाता है, लेकिन G और P के बीच की दूरी बहुत न्यून होती है, तो इसलिए G को हम क्या मानते हैं? P मानते हैं। इसलिए हम इसको उस तरीके से क्या करेंगे? डील करेंगे। तो जो आएगा AB बाय A', B' बराबर PB बाय PB'। ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को यदि हम एक साथ वो कर लें, क्योंकि दोनों के जो बाईं तरफ है वो एक समान है, तो दूसरी तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो CB बाय CB' और PB बाय PB'। तो ये आ जाएगा। देखो, CB को क्या लिख सकते हैं हम? देखो, C और B को लिख सकते हैं। हमने जो चिन्ह परिपाटी है उसके हिसाब से CB को क्या करेंगे? अब कहाँ से? ध्रुव से लेंगे, तो आएगा PB माइनस PC। और CB' को क्या लिख सकते हैं? देखो, CB' को लिख सकते हैं PC माइनस PB', और PB बाय PB' तो है ही। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं। अब देखिए, इनके मान रखते हैं हम। ठीक है। अब है नई चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम इनके मान रखेंगे। तो PB है, तो PB क्या होगा? -U, क्योंकि ये किरण की जो दिशा है उसकी विपरीत में है, तो ऋणात्मक। PC ये भी ऋणात्मक आकार में आएगा। PB' -V ये भी ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक जो भी किरण की दिशा, प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत नापी जाती दूरियां हुए क्या हैं? ऋणात्मक होंगी, और जो उसकी दिशा में नापी जाएंगी वो क्या होंगी? धनात्मक होंगी। तो यहाँ पे जो अब आएगा वहाँ पे हमने वैल्यू रखी -U प्लस R प्लस V, और दूसरी जगह जो PB वाला वो आ गया -U अपॉन -V। अब इसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नीचे वाला इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया। दोनों तरफ यदि हम UVR से भाग दे दें तो आएगा 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R। अब देखिए, R हम जानते हैं R क्या है? 2F है, तो यहाँ 2F लिखेंगे, 2 से 2 कटा, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F हमारा आ जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है? हमारे इसमें दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र
आप उसको एक तरीके से देख लीजिए किस प्रक्रिया से होगा। इसमें भी देखिए एक प्रकाश किरण समांतर होते हुए जाएगी और टकरा कर उसके नियमों का पालन करते हुए निकलती हुई जाएगी, जहाँ जाते हुए प्रतीत होती फोकस की ओर। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे टकराएंगे वहाँ पे हमें प्रतिबिंब मिलेगा जो कि सीधा होगा और आभासी होगा। अब है उसी में हम उसी तरीके से त्रिभुजों में वो करेंगे हम। अब वही बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ये ए बी है, ए डैश बी डैश है, तो यहाँ भी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी तो त्रिभुज हम लेंगे, समरूप त्रिभुज। दूसरे वाले में आएगा ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो अब इनमें समरूपता के कारण वही वैसे ही होगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, सी बी बाई सी बी डैश, और वैसे ए बी बाई ए बी डैश दूसरे में आ जाएगा पी बी बाई पी बी डैश। फिर क्योंकि बाएं तरफ का समान है तो दाएं तरफ का समान हो जाएगा, वो लिखेंगे। और फिर वही जो चिन्ह परिपाटी है उसके हिसाब से जो दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी, कौन सा, सी बी के लिए, सी बी दूरी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी, और दूसरा आ जाएगा पी सी माइनस पी बी। बाकी चीज़ें वैसे रखी जाएंगी। अब उसी प्रकार से हम मान रखेंगे जैसे हमने पहले इसमें रखा है, ठीक है। अब जैसे नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार वही पी बी बराबर माइनस यू, लेकिन पी बी डैश क्योंकि जो इमेज बनी है वो किस तरफ बनी है, हमारी दाहिनी तरफ बनी है और वो प्रकाश किरण की दिशा है, इसलिए धनात्मक लिया जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। वक्रता जो त्रिज्या होगी हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो उसी प्रकार से हम मान रखेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर यू वी आर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर वही सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आर है, आर का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2f हम इसको रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करेंगे बेटा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि जब हम सूत्र ज्ञात करते हैं या बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं तो हमारे लिए क्या आवश्यक हो जाता है कि चिन्ह परिपाटी हम किस प्रकार से रखें। तो जो चिन्ह परिपाटी एक विशेष प्रकार, भाई किसी को आप धन मान रहे हैं, किसी को ऋण मान रहे हैं, तो एक नियमता है कि इस नियम के अलावा जो बाकी होंगे वो अलग होंगे और जो इस नियम को मानेंगे वो धनात्मक होंगे। इस प्रकार से एक नियम की आवश्यकता हुई जिसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम कहें तो सबसे पहली बात होती है कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और आपतित किरण की दिशा के विपरीत जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। जो अभी हम कर रहे थे इसलिए मुझे याद आया, इसलिए हम आपको पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी बताना था, लेकिन चलिए अब उस चीज़ को जान लीजिए कि वहाँ ऋण और धन क्यों लिए गए थे। दूसरे ही मुख्य अक्ष के जो लंबवत ऊपर की ओर दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी और जो नीचे की ओर दूरियां नापी जाएंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक है। अब देखो जटिल जो स्थितियां हैं उनके परिपाटी के लिए हम जो यूज़ करते हैं चिन्ह परिपाटी के, जैसे उदाहरण की बात हम करें तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखा रखा है इसमें कि प्रतिबिंब किस प्रकार से अवतल दर्पण का बन रहा है। एक तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक तो हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के जो नियम हैं उनके अनुसार उसी कोण पे आई और आर बराबर होंगे और वापस फोकस से होती हुई चली जाएगी। दूसरी वक्रता त्रिज्या जो है केंद्र है उससे जाते हुए दर्पण से टकरा के उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो उनके कटान बिंदु पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ वही है कि ए बी का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे वास्तविक इसलिए कहा जाता है बेटा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे ले सकते हैं। जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए वही वाली बात है कि यदि ए बी पी त्रिभुज लिया जाए और बी डैश ए डैश पी त्रिभुज लिया जाए तो हम क्या करेंगे, दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नाप के। जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर यदि हम डालते हैं तो वो जी पे होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अधिकतर जो दूरियां हैं वो हम पी ध्रुव से नापेंगे। और यहाँ पे यदि हम बात करें पी बी और पी बी डैश, देख रहे हैं कि किरण की दिशा किधर है, ए डी की तरफ, और ये हम उल्टा नाप रहे हैं तो ये क्या होंगी, ऋणात्मक नापी जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, ए बी और ए बी डैश वाली जो बात हमारी आती है उसकी यदि हम बात करें तो ए बी ऊपर की ओर पॉजिटिव और बी डैश ए डैश, क्योंकि ये क्या है, नीचे की ओर, तो उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये साथ साथ आप देखते रहें कि इस वाले में भी देखिए ये कौन सा है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पे यदि हम ए बी की बात करेंगे तो वो भी धनात्मक है और ए डैश बी डैश भी क्या है, दोनों धनात्मक हैं। ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक एक करके आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आवर्धन की ओर चलते हैं। आवर्धन क्या होता है कि कोई भी वस्तु कितनी ज़्यादा बड़ी होके दिखी है या छोटी होके दिखी है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम आवर्धन का सूत्र ज्ञात करेंगे। जो उसका सूत्र है वो है, हम आवर्धन को मैग्निफिकेशन को m से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब का पार्श्वीय आकार, मतलब जो उसकी लंबाई समझ लीजिए, और वस्तु का पार्श्वीय आकार, इनकी यदि हम वो करें तो उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, या अनुप्रस्थ या पार्श्वीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है पार्श्वीय, मतलब वही लंबाई वाली बात हो गई, तो h2/h1 कर दिया गया। h2 किसकी लंबाई हो गई, हमारी प्रतिबिंब की हो गई। h1 किसकी लंबाई हो गई, हमारी बिंब की हो गई। अब यदि अक्षीय की बात करें तो अक्षीय जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, दूरी, कितनी दूरी है किसकी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है और बिंब की दूरी कितनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी v है और बिंब की दूरी u है, तो इसका जो अनुपात लिखा जाएगा v/u। कोणीय आवर्धन जो हम बात करेंगे तो वो होगा, 3 प्रकार के देखेंगे आपने, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और कोणीय आवर्धन। इसमें क्या होगा, यदि हम संयुग्मी प्रतिबिंब किरण के अक्षों के साथ बनने वाले कोण की जाए, जो ये कोण बन रहा है θ1 ऊपर की ओर और θ2 कहाँ बन रहा है, नीचे की ओर। यदि हम इसी त्रिभुज की बात करें ए बी ओ बी पी और एल एम पी, तो इसमें θ1 θ जो है तो sin θ2/sin θ1, ये आपका क्या आ जाएगा, कोणीय आवर्धन आ जाएगा। अब देखो गोलीय दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन है, ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h2, और वस्तु की लंबाई कितनी, h1, m बराबर हो जाएगा h2/m। अब हम त्रिभुज लेते हैं, समरूप त्रिभुज इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वही कोण वाली बात आ जाएगी, ओ बी पी और आई या एल एम पी। ठीक है, ये दोनों लिए देखिए θ1 और θ2 दोनों आपस में क्या है, एक तरह से बराबर हैं, क्योंकि ये किस नियम का पालन करेंगे, हमारे परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे। दूसरा बी ओ पी और पी एल एम, ये 90 डिग्री के होंगे, तो दो कोण आपस में बराबर हैं तो समरूप है, तो समरूपता है तो भुजाएं भी समरूप होंगी, तो इसलिए हम करते हैं आई एम या एल एम अपॉन ओ बी और पी एल अपॉन पी ओ। अब हम इनमें क्या करेंगे, वही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और उसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ओ बी प्लस h1 हो जाएगा, आई एम लिखा हुआ है जबकि उसमें चित्र में एल एम है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई एम हो गया -h2, पी ओ हो गया -u और पी आई हो गया -p। हमने ये वैल्यूज़ रखी, यहाँ भी माइनस आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो h2/h1 क्या हो गया, -v/u। ये अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण के लिए वही चीज़ देखिए, दोनों h1 जो बिंब और प्रतिबिंब की हाइट है वो क्या हो गया, हो जाएगी +h1 +h2, तो यहाँ हो जाएगा -u
और प्लस v, ये वैल्यू रखा H2/H1 बराबर v माप। तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो आएगी m बराबर H2/H1 बराबर -v/u आ जाएगी। ठीक है, आवर्धन आपकी समझ में आ गया है। अब आप एक चीज देखिए कि आवर्धन उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक है, रेखीय आवर्धन भी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। अब u v f के पदों में आवर्धन, मतलब हमें आवर्धन तो पता है, अब हम उन्हें किसके पदों में कर रहे हैं, क्या है आवर्धन, v/u है ऋणात्मक में। ठीक है, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -u/v। यहाँ देख लीजिए u से क्या कैंसिल हुआ, 1 आया, u/v आया, u/f। तो u/v आया -1/u/f, f का मल्टीप्लाई इधर हो, f माइनस u/f। और यदि v/u करेंगे तो ये हो जाएगा f/f माइनस। तो हम इसको किस रूप में भी लिख सकते हैं, -v/u को किस में, f/f माइनस u। वो इसलिए कि आपको जो मान दे रखे हैं उस मान के हिसाब से आप आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे टर्म में याद कर सकते हैं, किस वाले में, v वाले में v से गुणा करेंगे तो वहां पे जो आवर्धन आएगा m बराबर -v/u बराबर f माइनस v/f, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल जो आवर्धन है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आप देख लीजिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब के क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रफलीय आवर्धन कहते हैं, इसे पृष्ठीय आवर्धन भी कहते हैं। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल v² और वस्तु का क्षेत्रफल u²। तो क्षेत्रफलीय आवर्धन हो जाएगा v²/u²। ठीक है। समतल दर्पण के जो उपयोग हैं, सामान्य तौर पे स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए नाई की दुकान में, और पेरिस्कोप के लिए। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, परावर्तक दूरदर्शी में, मेकअप के लिए दंत चिकित्सक उसका यूज करते हैं। अब हम करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग बेटा निम्नलिखित हैं। परावर्तक दूरदर्शी में मेकअप और दाढ़ी बनाने के लिए, मेकअप दाढ़ी बनाने के लिए क्यों, फोकस और यदि ध्रुव के बीच में खड़े हो जाएं तो उसका एनलार्ज्ड बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम उसका प्रयोग उस तरीके से कर सकें। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में, मतलब आपने देखा होगा जो ये दिखाई दे रहा है, इसको अंदर डालते हैं मुँह के और तब देखते हैं कि दांत के हालात क्या है। दूसरा है हमारे पास उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग तो सामान्य आप गाड़ियों में देखते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा होता है। दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है ना। खतरनाक मोड़ों पर आपने देखा होगा बने हुए, यहाँ जब हम मनेरी की ओर जाते हैं तो वहाँ पे भी मोड़ों पे क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े दर्पण लगा रखे हैं, जिससे कि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को हम देख सकते हैं। और दूसरा एंटी सॉफ्टिंग उपकरण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।